नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 74 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 74 को। यह आपकी 27 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान जिसको आप सिविक्स भी कहते हो उसके एक इम्पोर्टेंट चैप्टर चुनावी राजनीति को पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर की थर्ड वर्कशीट रहेगी। अब तक हम दो वर्कशीट में क्या कुछ पढ़ चुके हैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे। जो पहली वर्कशीट थी उसमें हमने समझा था कि चुनाव क्या होते हैं, चुनाव क्यों होते हैं, यानी कि चुनाव क्यों आवश्यक है और चुनाव फ्री एंड फेयर तरीके से हो या चुनाव लोकतांत्रिक हो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है या किन चुनाव को हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं, यह हमने समझा था। पिछली जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने चुनाव की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की थी कि चुनाव किस प्रकार से किए जाते हैं। उसमें एक एग्जाम्पल लिया था हमने हरियाणा से, जो लोकदल पार्टी थी, चौधरी देवीलाल का हमने एग्जाम्पल लिया था कि किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जाता है और चुनाव में किस तरीके से कंपटीशन होता है, इलेक्ट्रल कंपटीशन होता है जिसे हम चुनावी प्रतिद्वंदिता कहते हैं। उसके कुछ नुकसान भी होते हैं लेकिन उसके बहुत सारे फायदे भी हैं। ये हमने अब तक समझा इस चैप्टर में। आज की इस वर्कशीट की बात करें तो इसमें हम चुनाव प्रणाली जो हमारी है उसको थोड़ा और समझेंगे। जैसे आम चुनाव क्या होते हैं, उपचुनाव क्या होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं, उसमें सांसद क्या होते हैं, विधायक क्या होते हैं। तो ये जो एमपी एमएलए इन सारे कंसेप्ट को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वर्कशीट की और समझेंगे कि चुनाव प्रणाली क्या होती है। कि हमारे देश में जैसा हमने पिछली वर्कशीट में बात की कि जो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता अपने शासकों का, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। अब चुनाव करती है तो चुनाव कैसे करेंगे, उसके लिए चुनाव होने आवश्यक है। ओके, अब जो चुनाव कैसे करवाए जाते हैं, अपने यहाँ पे नियमित रूप से करवाए जाते हैं। लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव वो हर 5 वर्ष के बाद होते हैं। ओके, और 5 साल के बाद सभी प्रतिनिधि है उनका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाता है, यानी कि लोकसभा और विधानसभा वो भंग हो जाती है और दोबारा से चुनाव होते हैं। अब दोबारा से जब चुनाव होते हैं, अगर उन्होंने अच्छा कार्य किया तो हम कई बार दोबारा भी चुन लेते हैं। अगर अच्छा कार्य नहीं किया तो क्या करेंगे, हम उनकी जगह नए प्रतिनिधि को चुनेंगे। जैसे आपकी क्लास में होता है, आपका मॉनिटर है, अगर वो मॉनिटर अच्छा काम कर रहा है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं, टीचर को भी अच्छा लगता है और वही फिर अगली क्लास में दोबारा से मॉनिटर बना दिया जाता है। अगर वो इफ़ेक्टिव ना हो तो अगली बार चेंज कर देती हैं या मिड सेशन में भी आप देखते हो कि चेंज कर देते हैं। तो जो चुनाव होते हैं अपने यहाँ पर नियमित अंतराल से होते हैं, 5 वर्ष के बाद होते हैं और उसमें हम अपने प्रतिनिधियों को दोबारा भी चुन सकते हैं या फिर उनको बदल भी सकते हैं। तो इसमें देखिए लोकसभा क्या है, लोकसभा जो हमारे देश की संसद का एक निम्न सदन है, उसके लिए हम प्रतिनिधियों को चुनते हैं जिनको हम बोलते हैं एमपी, ओके, सांसद। और जो विधानसभा वो राज्य की होती है सभा। विधानसभा जैसे दिल्ली विधानसभा की अगर बात करें तो 70 सीटें यहाँ पर, ओके। और जो विधानसभा के लिए चुने जाते हैं उनको हम बोलते हैं विधायक, ओके। तो पहली विशेषता क्या है कि हमारी जो चुनाव प्रणाली है उसमें 5 वर्ष के बाद यानी कि एक नियमित अंतराल के बाद चुनाव होते हैं और 5 वर्ष के बाद सभी जो पहले चुने गए प्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उन्हें दोबारा से चुनाव अगर चुनने जाना है, वो चाहते हैं कि वो दोबारा से चुने जाए तो उनको दोबारा से चुनाव लड़ना होगा और हम वोट देंगे उनके कार्यों के आधार पर। अब जो चुनाव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आम चुनाव। आम चुनाव का अर्थ है कि पूरे देश में या राज्य में भी आम चुनाव कहेंगे, जनरल इलेक्शन कहेंगे, जब पूरे राज्य में एक साथ हो रहे हैं। कि जब पूरे देश में सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, उसे हम आम चुनाव कहेंगे, जनरल इलेक्शन। जैसे हमारे देश में एक दिन तो नहीं हो सकता, इतना बड़ा देश है, तो वो 1 महीने में लगभग जा करके पूरे होते हैं कि 4-5 दिनों के अंतराल के बाद कुछ राज्यों में हो गए, कुछ राज्यों में ऐसे होते हैं। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो आम चुनाव है, ठीक। अब एक उपचुनाव भी होते हैं। उपचुनाव कौन से होते हैं कि जब किसी सदस्य की, किसी विधायक की, किसी सांसद की मृत्यु हो गई, ठीक, या फिर उसने इस्तीफा दे दिया, तो उसके कारण जब 1 या 2 इलाके हैं वहाँ पर ही अगर चुनाव हो रहे हैं तो उसको हम उपचुनाव कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, उपचुनाव कहेंगे। और ये जो कंडीशन है इसमें ये होता है कि अगर किसी ने इस्तीफा दे दिया और किसी ने या किसी की मृत्यु हो गई है तो तब जो चुनाव हो वो 6 महीने के अंदर करवाने आवश्यक है। अगर चुनाव में समय, जो आम चुनाव है उसमें समय अगर 6 महीने रहता है तो चुनाव नहीं करवाए जाएंगे, लेकिन समय अगर ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर चुनाव करवाने आवश्यक हो जाते हैं और वो चुनाव बाई इलेक्शन या फिर उपचुनाव कहलाते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र की, कि ये निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं। कि हमारे देश में जैसे हमने बात की कि प्रतिनिधि हम चुनते हैं, ओके, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। अब जो रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुनेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं कि चुनाव के उद्देश्य से पूरे देश को
या राज्य है तो उस राज्य को हम कुछ क्षेत्रों में बांट लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है वो पूरा देश है, तो उसको हमने किस में बांट लिया, हमने क्लासेस में बांट लिया। उस सेक्शन है तो अलग 11th ए बी सी, 9th ए बी सी, 10th ए बी सी, ऐसे बांट लिया। तो ये एक तरीके से निर्वाचन क्षेत्र हो गए। और अब जो सेक्शन है अलग अलग हो गए ना, उस हर सेक्शन के जो बच्चे हैं वो अपने मॉनिटर को चुनते हैं, वो उनका प्रतिनिधि हो गया। ऐसे हम पूरे देश या राज्य को क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बांट लेते हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे हम दिल्ली की बात करें तो 70 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग इलाके आए हुए हैं, तो वहाँ के लोग वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यानी कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं, चुनाव लड़ते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो चुना जाता है। वो वहाँ का, अगर वो संसदीय क्षेत्र है तो वहाँ से वो सांसद बनेगा, अदरवाइज वो विधायक बन जाएगा। ठीक, तो ये जो चुनाव के उद्देश्य से पूरे देश या राज्य को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है उसे हम निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। और किसी क्षेत्र में रहने वाले जो मतदाता है वो अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। कैसे? वोट डाल के, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो चुना जाता है। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता ये भी होती है कि हर वोट का मूल्य एक समान होता है। एक वोट एक व्यक्ति, एक वोट एक मूल्य होता है। यानी कि वोट चाहे धनी का हो, चाहे वो गरीब का हो, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, चाहे पढ़े लिखे का हो, चाहे वो अनपढ़ का हो, सबकी एक ही वैल्यू होती है। और यही कारण ये कि ये वैल्यू एक जैसी दिखे पूरे देश में, इसलिए हमारे संविधान में ये व्यवस्था, ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से मतदाताओं की जो संख्या होगी वो लगभग एक बराबर होगी। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट एक बराबर होगी, लेकिन कोशिश की जाती है कि वो एक बराबर होगी। जैसे आपकी बुक में एक मैप दिया गया है, उसमें आप देखोगे कि कुछ निर्वाचन क्षेत्र है, लोकसभा की सीटें, बहुत बड़ा इलाका दिखाई देगा, कुछ छोटा सा दिखाई देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ इलाके बड़े इसलिए कि वहाँ पे जनसंख्या कम है, जनसंख्या का घनत्व कम है, तो बड़ा इलाका तब जाकर के वो जनसंख्या पूरी हो पा रही है। क्योंकि हमें कोशिश ये करनी है कि जनसंख्या का अनुपात है सभी लोकसभा क्षेत्रों में, या राज्य में है तो वहाँ विधानसभा क्षेत्रों में एक बराबर रहना चाहिए। ये कोशिश की जाती है, क्योंकि इसमें वास्तविक अर्थों में एक व्यक्ति एक वोट, एक मोल भी सिद्ध होता है और प्रतिनिधि की वैल्यू भी एक समान तय हो जाती है। अब यहाँ देखिए कि लोकसभा और विधानसभा और जो हमारे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कैसे होते हैं, कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उन चुनावों में पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। कितनी लोकसभा की सीटें? 543 जमा 2, 545 सीटें। 543 जो सीटें हमारी, उसके ऊपर होते इलेक्शन, और 2 को चुना नहीं जाता बल्कि राष्ट्रपति वो अपॉइंट करते हैं, मनोनीत करते हैं। ओके, तो चुनाव कितने के लिए होता है? इलेक्शन होता है 543 के लिए, 543 के लिए। तो लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जिसे हम बोलते हैं संसद सदस्य या फिर सांसद। ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP बोलते हैं उसे। इसी तरीके से विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक जो राज्य है उसको विधानसभा की कितनी सीटें, उसी हिसाब से अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे कि दिल्ली की बात की हमने, 70 सीटें हैं। हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर 90 सीटें हैं। पंजाब की बात करें 117 सीटें हैं। ओके, तो वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटें, उसी आधार पे उसको बांटा जाता है और वहाँ से जो चुना जाता प्रतिनिधि है उसको बोलते हैं विधायक, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, प्रत्येक जो संसदीय क्षेत्र होता है उसमें कई सारे विधानसभा क्षेत्र आ जाते हैं, क्योंकि संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, पूरे देश में ही 543 होंगे। जबकि अगर हम राज्यसभा, जो हमारी विधानसभा की सीटों की बात करें तो हमने जिन 3 राज्यों की, दिल्ली को मिला करके हमने बात की, पंजाब, हरियाणा, और बात की हमने यहाँ पर दिल्ली की, तो यहाँ पर भी 280 के आसपास हो जाते हैं। ओके, तो लोकसभा क्षेत्र बड़े होते हैं, उसमें कई सारे विधानसभा क्षेत्र आ जाते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा की कितनी सीटें? 70 हैं। लोकसभा की कितनी है? 7 है। हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी है? 90। लोकसभा की कितनी है? 10 है। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी है? 117 है। लोकसभा की कितनी है? 13 है। तो लोकसभा की सीटें कम होती है, विधानसभा की उसमें फिर ज़्यादा आ जाती है। इसी तरीके से लोकल बॉडीज़ के भी इलेक्शन होते हैं, पंचायत, नगर पालिका, इनके चुनाव होते हैं। यानी कि वहाँ पर जैसे गांव है तो गांव अपना एक पंचायत चुनता है, शहर जो छोटे होते हैं वहाँ नगर पालिका होते हैं, बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं, तो उनके लिए भी चुनाव होते हैं। चुनाव कैसे होते हैं? जैसे जो गाँव है या जो शहर है उसको कई वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से जो लोग होते हैं वो पंचायत के लिए या नगर पालिका के लिए एक सदस्य को चुनते हैं। तो वहाँ पर भी इसी तरीके से सेम प्रोसीजर से चुनाव होते हैं। ठीक, अब ये जो चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है चुनाव के लिए पूरे देश या राज्य को, तो उसको कई बार सीट भी कह दिया जाता है। आपने सुना भी होगा कि इस सीट से किसको टिकट मिली है चुनाव में,
इस सीट से कौन जीता है, उस पार्टी को कितनी सीटें मिली है, तो उसको हम सीट बोल देते हैं। और जो जीतता है, कितने उनके प्रतिनिधि जीतते हैं, तो उसको कई बार अब ये भी बोल दिया जाता है कि उस पार्टी को इतनी सीटें मिली है। यानी कि अगर हम बात करें कि हाँ, अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में इतनी सीटें मिली है, 60+ सीटें मिल गई है, कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिली है, तो सीट का मतलब होता है कि वहाँ जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पर किस पार्टी का जो सांसद या फिर विधायक जीता है, ओके, उसे हम सीट कहेंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे कुछ और टर्म्स की, जैसे इसमें आरक्षित क्षेत्र की बात की गई। ये क्या होता है, आरक्षण क्या होता है? आरक्षित क्षेत्र का अर्थ होता है कि कुछ जो क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, उसको आरक्षित कर दिया जाता है। यानी कि वहाँ से किसी एक जिसके लिए आरक्षित किया गया कि उसी कम्युनिटी का पर्सन है वो इलेक्शन लड़ सकता है। इसका कारण क्या है कि कुछ कमज़ोर वर्ग है जो लोकसभा और राज्य की विधानसभा में नहीं पहुँच पाते। उनके पास दूसरों के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए या जीतने के लिए कई बार संसाधन, शिक्षा या संपर्क या कॉन्टैक्ट नहीं हो सकते। जो प्रभावशाली और साधन संपन्न लोग हैं उन्हें चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं, यदि यानी कि वो उन्हें रोक भी सकते हैं, ऐसा भी होता है। यदि ऐसा होगा तो हमारी संसद और विधानसभा में हमारी जनसंख्या के एक बड़े वर्ग है उसकी आवाज़ पहुंच ही नहीं पाएगी, तो हमारा लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया कि कुछ निर्वाचन क्षेत्र में उन लोगों के लिए आरक्षण किया गया जो एसटी या फिर एससी से आते हैं, यानी कि एससी और एसटी से आते हैं। एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया, एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, यानी कि अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से आते हैं। अभी की अगर बात करें तो वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, एससी के लिए, और 47 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी के लिए रिजर्व्ड है। कब के अनुसार? 1 सितंबर 2019 के अनुसार आरक्षित है। यह संख्या कुल आबादी में उनकी जो हिस्सेदारी है उसी अनुपात में ये रिजर्वेशन किया गया है। कई राज्यों में ग्रामीण जो पंचायत हैं या शहरी नगर पालिका होती है, नगर निगम होते हैं, वहाँ पर स्थानीय निकायों में भी सीटें हैं वो पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षित होती है। यानी कि एससी और एसटी के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी कैटेगरी है, उसके लिए भी आरक्षित होती है। इसी तरीके से ग्रामीण और शहरी जो निकाय होते हैं, स्थानीय निकाय होते हैं, वहाँ पर 1/3 सीटें, 1/3 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए भी आरक्षित होती है। हालांकि राज्यसभा, लोकसभा या फिर अगर हम बात करें विधानसभा की, तो वहाँ पर अभी तक महिलाओं के लिए आरक्षण है वो नहीं है। तो ये था हमारा आज के इस वर्कशीट का कंटेंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग था। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। इस वर्कशीट पर बेस्ड 4 आसान से प्रश्न दिए गए हैं, चलिए उनको हल करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है, ये हमें बताना है। तो आम चुनाव मतलब कि पूरे देश में सभी क्षेत्रों में एक ही दिन या छोटे अंतराल में अलग अलग चुनाव होते हैं, तो उसे बोलते हैं आम चुनाव। पूरे देश में या पूरे राज्य में अगर एक साथ हो रहे तो वो जनरल इलेक्शन होते हैं। उपचुनाव क्या होते हैं कि जब किसी प्रतिनिधि की मृत्यु हो गई या उसके इस्तीफे के कारण जब किसी एक ही सीट पर या एक ही क्षेत्र में चुनाव होते हैं तो उसे हम बाई इलेक्शन या उपचुनाव कहते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि सांसद और विधायक में क्या अंतर है, ये हमें बताना है। तो सांसद क्या होता है कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को हम सांसद बोलते हैं, इंग्लिश में कहेंगे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। विधायक कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जो चुना गया प्रतिनिधि होता है उसे हम विधायक कहते हैं, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उसको हम एमएलए बोल देते हैं। क्लियर? चलिए हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरे प्रश्न को। तीसरा जो हमारा प्रश्न है कि क्या लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण है, ये हमें बताना है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, आरक्षण अभी तक नहीं है। तो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है। आरक्षण कहाँ है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए आरक्षण जो लोकल बॉडीज है, स्थानीय संस्थाएं हैं, उनके चुनाव में है, और कितना है? 33% है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के जो चुनाव है वहाँ पर आरक्षण नहीं है। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया कि देश को चुनावी निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करने के लिए संविधान में क्या व्यवस्था की गई, ये हमें बताना है। तो हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग एक बराबर होनी चाहिए। ओके, क्योंकि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल है, तो ये निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें भी एक जैसा मोल दिखे, इसके लिए कोशिश की जाती है कि सभी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर रहे।
तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।